नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। गीडा के 36वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 तक औद्योगिक विकास लगभग ठप था, कोई विजन नहीं देखा गया, गीडा चला नहीं और खाद कारखाना बंद हो गया। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी में डबल इंजन की सरकार में 47 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिलते हैं, 15 लाख करोड़ निवेश धरातल पर आ रहा है और प्रदेश में सुरक्षा के बेहतर माहौल से संभव हुआ है और आज अपराध और भ्रष्टाचार का ये खात्मा हुआ है। 36वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं सभी गीडा परिवार को, यहां के उद्यमियों को, यहां के कार्मिकों को और पूरे गोरखपुर वासियों को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, ठीक 36 वर्ष पूर्व आज ही के दिन गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, लेकिन स्थापना के साथ ही इस पे कुछ बीमारियों ने भी हमला प्रारंभ कर दिया था। 1989 से लेकर के 1998 तक औद्योगिक गतिविधियां गीडा में लगभग शून्य रहीं। धरना प्रदर्शन चलते थे, गोलीकांड होते थे, अव्यवस्था चलती थी, न सरकार का विजन था और न ही यहां पर कोई कार्य करने की इच्छा शक्ति। परिणाम, गीडा तो चल नहीं पाया था, लेकिन गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया था। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस की बीमारी कहर बनकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों को निगलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन देश के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व प्राप्त हुआ, आज हम नए बदलते हुए भारत को देख रहे हैं। तो बदलते हुए भारत में उत्तर प्रदेश अपने आप को पीछे नहीं कर सकता है और उत्तर प्रदेश ने भी तेजी के साथ, भारत के बदलाव के साथ अपने आप को तैयार किया। आज परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जाते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इसी दिसंबर महीने में हम जमीनी धरातल पर उतारेंगे और लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार अपने ही जनपद में, अपने ही प्रदेश में आज सुलभ कराने का एक बड़ा कार्य प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास प्रारंभ हुए। एक, सुरक्षा का बेहतर वातावरण, गुंडागिर्दी नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, माफिया राज नहीं, मनमानापन नहीं, बल्कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। और ये केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भाव भी है, जिसे जमीनी धरातल पर सख्ती के साथ उतारा गया। परिणाम है, उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से देश के अंदर एक मॉडल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ। सुरक्षा का माहौल कैसे होना चाहिए, लोग उत्तर प्रदेश का आज उदाहरण देते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने स्पोर्ट्स एंड
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ एंड एक्सीलेंस स्पोर्ट्स एज का शुभारंभ ये किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मौके पर खिलाड़ियों की प्रतिभा, खेल उद्योग, तकनीकी शिक्षा को साथ जोड़ने की ज़रूरत पर यह फोकस दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्पोर्ट्स कोई सरकारी योजना नहीं है, बल्कि एक जन आंदोलन है जिसका उद्देश्य खेल उत्पादकों के उत्पादन को बढ़ाना, खिलाड़ियों का जो हुनर है उसको संभालना है, कामगारों के कौशल को नई दिशा देना है। हमारे मेरठ में बहुत टैलेंट है और अलग अलग स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में यहाँ के मेरठ ने बड़े अचीवर पैदा किए हैं, खिलाड़ी पैदा किए। उनको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ के खेल उद्योग जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी राज्य सरकार की नीति का हिस्सा है और एक बड़ा उद्योग है, यहाँ लाखों को रोजगार भी देता है, एक एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है और एशिया में आज बड़े पायदान पे ये स्पोर्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जा रही है। उस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और कौशल विकास की जो संभावना है उसे बढ़ाने के लिए जिस तरह से बातचीत हुई, आज मंच पे सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि आए, हम लोगों ने संकल्प किया है मेरी निधि पूरी तरह से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं निवेश कर रहा हूँ। बाकी जनप्रतिनिधि भी उसमें पैसा देंगे तो स्पोर्ट एज गुड को हम फंडिंग देंगे, साथ साथ CSR से भी हम पैसा जुटा करके खिलाड़ियों को, उद्योग को और नए उद्यमियों को बढ़ाने के लिए एक नया कार्यक्रम, एक नया अभियान। और वह यूपी में SIR को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार SIR को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर सवाल उठा रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो समय सीमा बढ़ाने तक की मांग कर दी है। ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा है और कहा कि मतदाता सूची दुरुस्त होना लोकतंत्र के हित में है। ऐसे अखिलेश यादव को भ्रम फैलाने की आदत है। अफवाहें फैलाना अखिलेश यादव का स्वभाव बन गया है, अभ्यास बन गया है। कोरोना के समय में भी वैक्सीन को लेकर के ऐसे ही भ्रम फैला रहे थे, लेकिन चुपचाप जाकर के कोरोना की वैक्सीन लगवा आए थे। SIR को लेकर के भी अपना SIR का फॉर्म उन्होंने भर दिया है, लेकिन SIR के फॉर्म के लिए भरने के लिए निचले स्तर पर, बूथ लेवल पर समाजवादी पार्टी के पास आज BLA नहीं है, बूथ लेवल एजेंट्स नहीं है, बूथ समितियां नहीं है। वो ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि चुनाव में उनकी पराजय सुनिश्चित है, इसलिए इसके लिए पहले से ही आज वो कुतर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोग भ्रम में पड़ने वाले नहीं हैं। लोग बहुत उत्साह के साथ निर्वाचन की इस प्रक्रिया में अपना हिस्सेदारी कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, निर्वाचन की पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि निर्वाचन की सूची, मतदाता सूची पारदर्शी हो, बेहतर हो और इसमें किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना हो। और उधर लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर के आज 104 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर चिड़ियाघर परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जहां पर पूर्व डायरेक्टर और सभी वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और साथ ही वन्य जीव प्रेमी भी शामिल हुए हैं। वहीं हमारे संवाददाता अनूप सिंह से खास बातचीत में डायरेक्टर अदिति शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में चिड़ियाघर में और भी सुविधाएं मिलेंगी। अब धीरे धीरे चिड़ियाघर का जो परिवार है वो बड़ा हो रहा है। नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर के आज 104 बरस पूरे हो गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए निदेशक अदिति शर्मा जी हैं। अदिति जी, 100 लंबा समय हो गया, लंबा सफर हो गया, आज क्या क्या स्थापना दिवस पर कार्यक्रम रखे गए हैं? देखिए, 1921 में बेबाक ये चिड़ियाघर स्थापित किया गया था और उस समय एक बहुत से छोटे से चिड़ियाघर के साथ, क्योंकि इस जगह पे बनारसी बाग होता था और इस चिड़ियाघर की स्थापना हुई। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो चीज़ें बढ़ने लगी, इम्प्रूव हुई और एक बड़े चिड़ियाघर के रूप में आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। भारत में 3 तरह के चिड़ियाघर पाए जाते हैं, लार्ज जू, मीडियम जू और स्मॉल जू। तो लखनऊ चिड़ियाघर का एरिया बहुत कम होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रजातियां हैं और बहुत सारे उनके जानवरों के नंबर हैं, इसलिए हम लार्ज जू की श्रेणी में आते हैं। और लार्ज जू की श्रेणी में आना मतलब आपने अपने जू को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। तो इस मेंटेनेंस में मात्र अभी के निदेशक का या अभी के अधिकारियों का रोल नहीं होता है। जो लोगों ने पहले इस चिड़ियाघर को उस पुरानी जगह से यहाँ तक उठा करके लाया, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये निर्णय लिया गया कि इसमें सभी पुराने निदेशकों को आज इन्वाइट किया जाए और पुराने जो हमारे प्रशासक थे, जो जिनको हम PCCI वाइल्ड लाइफ भी कहते हैं, उनको भी यहाँ इन्वाइट किया जाए। उनके पुराने क्या एक्सपीरियंसेस थे, वो कैसा चिड़ियाघर में काम करते थे और वो कैसा चिड़ियाघर को देखना चाहते थे, उन सब के एक्सपीरियंसेस पे आज यहाँ डिस्कशंस हुए और वो अपने निष्कर्षों के साथ अभी प्रेजेंटेशंस चल रहे हैं। वो प्रेजेंटेशंस हमको देंगे और उस पर हम कोशिश करेंगे कि जो वो हमसे चाहते हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उन पे हम खरा उतरें। उसके बाद एक किताब आज रिलीज़ की गई जिसपे कि
उनके आर्टिकल्स, उन्हीं लोगों के लिखे हुए आर्टिकल्स को हमने कंपाइल करके एक किताब भी बनाई है। तो इस प्रकार का मतलब जन्मदिन एक तरह से समझ लीजिए कि चिड़ियाघर का था, और उसमें उन पुराने लोगों ने जिनको चिड़ियाघर को बड़े होने में जो साथ दिया था, उन सभी लोगों को यहाँ इन्वाइट करके आज कार्यक्रम कराया गया। यानी 104 बरस का आज अनुभव भी आपको मिल रहा है, कैसे कैसे चिड़ियाघर बढ़ा, छोटा परिवार था, आज एक बड़ा परिवार आपके चिड़ियाघर में है। देखिए, जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होता तो कोई भी परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। वही समझ लीजिए कि आज इतने लंबे सफर में जब हमने अपने बुजुर्गों को अपने साथ किया है और उनके आशीर्वाद, उनके एक्सपीरियंसेस को हमने चुना है आज शेयर करने के लिए, तो शायद चिड़ियाघर और ज्यादा अच्छी तरक्की कर पाएगा। आगे क्या बेहतर प्लान है कि किस तरीके से चिड़ियाघर को और बेहतर किया जाए, आने वाले जो लोग हैं या दर्शक हैं उनको और भी अच्छी सुविधाएं मिलें? जी, आप देख ही रहे हैं कि जैसे पिछले 2 सालों में हमने CSR एक्टिविटीज को बढ़ाया है। जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं या PSU हैं, उनसे हमने मदद ली है फाइनेंशियल, और कुछ इन काइंड भी उन्होंने हमको मदद की है। जैसे कुछ गोल्फ कार्ट्स हमको मिले हैं, कुछ वाटर कूलर्स मिले हैं, एंट्री प्लाजा हमारा CSR के माध्यम से बना है। जो आप ये झूले देख रहे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हमको गिफ्ट किए हैं। जो ये हॉल आप रेनोवेटेड देख रहे हैं, ये हमको रिलायंस फाउंडेशन ने दिया है। तो इस तरह CSR के माध्यम से और ज़्यादा विजिटर फैसिलिटीज़ हम क्रिएट करने के इच्छुक हैं, और आशा करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां और PSU पब्लिक सर्विस सेक्टर यूनिट्स हमारे साथ आएंगी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हमारा साथ देंगी, और नई फैसिलिटीज़ चिड़ियाघर के दर्शकों को उपलब्ध कराने में हमारा सहयोग करेंगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कि तो आज 104 बरस का चिड़ियाघर हो गया है। निश्चित रूप से अदिति शर्मा जी का कहना था कि 104 बरस में जो भी वर्तमान में या फिर पहले निदेशक रह चुके हैं, सबको आज आमंत्रित किया गया था, सबके अनुभव साझा किए गए, और आने वाले समय में और भी वाजिद अली शाह चिड़ियाघर बेहतर हो, जिसको लेकर उपाय किए जाएंगे। कुछ तस्वीरें और भी दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि किस आज स्थापना दिवस पर तमाम छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे आज यहाँ पर हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और इस स्थापना दिवस को और भी बेहतर तरीके से मनाया जाए। और इस स्थापना दिवस खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक लंबा सफर तय किया है, 104 बरस पूरे हो गए हैं। निश्चित रूप से जब 104 बरस में शुरुआती दौर की बात करें, कैसा रहा होगा चिड़ियाघर, किस तरीके से धीरे धीरे ग्रोथ किया, आज तमाम जो सुविधाएं हैं वो चिड़ियाघर में हैं। यहाँ पर अब जो तमाम जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से अब तक की बात करें तो तमाम जो परिवार है धीरे धीरे बढ़ चुका है। आज चिड़ियाघर में तमाम लोग आते हैं, स्कूली बच्चे आते हैं, और आज जिस तरीके से चिड़ियाघर को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से जो निदेशक अदिति शर्मा का कहना था कि तमाम जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आज अनुभव मिला है, आने वाले समय में और भी बेहतर काम किया जाएगा। कबसन हमजा के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं पूज्य संत प्रेमानंद महाराज जी अचानक से बरसाना में राधा रानी के दरबार पहुंचे हैं, और उनके आगमन से मंदिर परिसर में मौजूद भक्तों की भीड़ उनके आसपास लग गई। राधा रानी के अनन्य भक्त माने जाने वाले प्रेमानंद महाराज ने बरसाना के राधा रानी मंदिर में पूरे भक्त भाव के साथ लाडली के दर्शन किए हैं, पूजा भी की है। वहीं प्रेमानंद महाराज ने राधा रानी के समक्ष नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद भी लिया और देश के सुख समृद्धि की कामना भी की है। अयोध्या में एक मस्जिद को हटाने को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध जारी है। ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ रहा है। ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर VHP, बजरंग दल, साधु संत जिद पर अड़े हैं। इसे लेकर अनिश्चितकाल तक धरने पर भी बैठे हुए हैं। दरअसल रोनाही और ड्यूडी संपर्क मार्ग चौड़ीकरण भबनियावा चौराहे के पास स्थित ईदगाह मस्जिद का हिस्सा सड़क की जद में आने की बात ये सामने आ रही है, जिसे हटाने को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। ईदगाह तो जो बात है भाई, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है हमारी, वो न्यायप्रिय है, लोकप्रिय है और सम्यक न्याय देने वाली सरकार। इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। और आप इस रोड की दशा देख लीजिए पहले, ये आए दिन लोगों का हाथ पैर तोड़ रही है। केवल PWD की लापरवाही से आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, लोगों का हाथ पैर टूटता है। महिलाएं, बच्चे जो जाते हैं अस्पताल वगैरह, उन लोगों को क्या दुर्दशा होती होगी आप जानते होंगे। और रोड को वहां से ये करीब 1 फर्लांग दूरी से इसको जो है टेढ़ा कर दिया गया, केवल इस ईदगाह को बचाने के चक्कर में। आधी से ज्यादा ईदगाह जो है वो सरकारी जमीन में है, बाकी हमारी जमीन में है।
गलत तरीके से बनी है। इसका संरक्षण जो है ये पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है। धरना इसलिए दे रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जब रोड चौड़ीकरण का आया मामला, रोड चौड़ीकरण के लिए सरकार देखिए अपना काम कर रही है कि इसको चौड़ीकरण कराया जाए और इसको यहाँ पर जितने भी हमारे मठ मंदिर मिले, यहाँ पर वो मठ मंदिरों को जो है इन लोगों ने हटवा दिया। तो एक मस्जिद जो रास्ते में पड़ रही है उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? पहली बात तो ये है। 2.5 साल से ये चल रहा है, ये लोग कागज पे लीपा पोता कर रहे हैं, कह रहे कागजे गायब हो जा रहा है। यहाँ के अधिकारी कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी वाले कि कागजे गायब हो गया। ये सब चीज यहाँ लिया जा रहा है। अब कह रहे हैं आज पैमाइश होगी, हम लोग अगर धरना नहीं देंगे, हम लोग ये नहीं करेंगे तो कल फिर बोलेंगे कागज गायब हो गया। पूरे प्रकरण को लेकर मौके पर हमारी टीम अभी गई है और पैमाइश की कार्रवाई जारी है। जैसे ही पैमाइश की कार्रवाई संपन्न होती है और रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर ही कार्रवाई करी जाएगी। पीडब्ल्यूडी विभाग को वही रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उनके स्तर से जो कार्रवाई होनी है वो नियमानुसार वो कार्रवाई करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनाव की घोषणा होते ही एक बार फिर से वाराणसी से पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर सिंह मैदान में हैं, जिसे लेकर हमारे संवाददाता नौमेश श्रीवास्तव ने हरिशंकर सिंह से खास बातचीत भी की है। बार काउंसिल चुनाव को लेकर बिगुल बढ़ चुका है। उसको लेकर जैसे कि प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ पर पूर्व में अध्यक्ष बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे हैं हरिशंकर सिंह जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो बार काउंसिल का जो चुनाव हो रहा है क्या अहम है और इस चुनाव को लेकर इनकी तैयारियां क्या है, क्योंकि पहले भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं और एक बार सदस्य भी रह चुके हैं, उसके बाद भी प्रत्याशी हैं, सदस्य के प्रत्याशी भी है। इनसे हम डायरेक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या इनका जो कार्यकाल जो पहले का था और अब जो फिर प्रत्याशी हुए हैं, इस पर क्या इनका जो है वो है। जी, पहले आप जो है बार काउंसिल का अध्यक्ष भी रह चुके हैं और फिर सदस्य भी रह गए हैं, फिर एक बार आप फिर किए, तो क्या इस बार मुद्दा है आपका? इस बार मैं हरिशंकर सिंह, सदस्य पूर्वाध्यक्ष बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, जो पूर्वांचल सबसे बड़ी बार हमारी सेंट्रल बार एसोसिएशन है, उसका भी हम अध्यक्ष रह चुके हैं। 12 भाइयों ने हमको जिताया सेवा के बल पर। हमारी प्राथमिकता ये है, जो सीमा हमारी बार काउंसिल की है, जो नए लड़के युवा अधिवक्ता भाई हमारे कचहरी में आते हैं तो उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे उठने बैठने की परेशानी, बुक्स की परेशानी, लाइब्रेरी की परेशानी होती है। लाइब्रेरी हमारा हथियार है। तो ये थे हरिशंकर जी ने, जिन्होंने प्रकाशी से बात की जनता टीवी पे, और उन्होंने कहा कि जो विश्वास अधिवक्ता भाइयों में जो इनका लगन है और जो विश्वास है वो इनको जीत के उस पर ले जाएगा। जनता टीवी के लिए नौमेश श्रीवास्तव, वाराणसी। और सहारनपुर में जिलाधिकारी मनीष बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने संयुक्त रूप से खनन और गन्ना वाहनों के नियम अनुसार संचालन के लिए वाहन स्वामियों के साथ एक मीटिंग की है। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। निर्देशित करते हुए 30 नवंबर तक सभी वाहन स्वामियों को अपने अपने वाहनों में HSRP नंबर प्लेट, वाहन की बॉडी में वाहन का नंबर प्लेट लिखवाने के लिए कहा है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वाहन के चालान के साथ ही वाहन को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों हुए डंपर से हादसे के मामले में आरोपी चालक और परिचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज के ऑल सेंट कैथेड्रल पत्थर गिरजाघर चर्च में आज CNI डे पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिशप मॉरिस एडगर दान शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि वनिता सुबियस समेत ईसाई समुदाय के कई धर्मगुरु और लोग उन्होंने भी शिरकत की है। हमारे संवाददाता की एक बार ये रिपोर्ट हम देख लेते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च में आज CNI के पूरे 55 साल पूरे होने पर एक विशेष प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से विशेष प्रार्थना का आयोजन हो रहा है। यहाँ ईसाई समुदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज से सीधा 55 साल पहले जो 6 चर्च थे नॉर्थ इंडिया के अंदर, उन्हें एक साथ मर्ज किया गया और जिसका नाम
चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया रखा गया, जिसके बाद ये संस्था बनी है और जिसके आज 55 साल पूरे हुए हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिशप मॉरिस एग्डरदान है और विनीता सूबियस हैं, और यहाँ पर और लोग भी पहुंचे हैं जो विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। ईसाई समुदाय के लोग, हाथों में बच्चे हो बूढ़े हो, हर कोई प्रार्थना कर रहा है और इस आयोजन में हर कोई शामिल हो रहा है क्योंकि हर कोई उत्साहित है क्योंकि सीएनआई के पूरे 55 साल हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और उधर हापुड़ में प्रबंधक निदेशक ने बिजली विभाग कार्यालय का निरीक्षण किया, साथ ही जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है। इस दौरान उन्होंने बिजली बिल राहत योजना, नए कनेक्शन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसी के साथ ही मीटिंग में निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए और कार्यालय परिसर रिकॉर्ड के बेहतर रखरखाव, साफ सफाई रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। और वही संगम नगरी प्रयागराज में जहां इन दिनों ठंड का एहसास होने लगा है, लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। ऐसे में लोगों की थाली का जो स्वाद है वो बिगड़ गया। दरअसल सब्जियों के दाम अब आसमान छू रहे हैं। एक तरफ हरी सब्जियों की कीमतें जो हैं वो आसमान छू रही हैं। टमाटर 80 के क्रॉस हो चुका है। हमारे संवाददाता ने खुद एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, एक बार ये रिपोर्ट देख लेते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे अब आम लोगों के जीवन में इसका असर पड़ रहा है और थाली का स्वाद बिगड़ गया है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो हरी सब्जियां हैं उनके दाम पूरी तरह से बढ़े हुए हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पर भिंडी की, तो भिंडी 100 रुपए किलो के आसपास है और निरमा तरुई भी 100 रुपए किलो के आसपास है। मटर 100 रुपए किलो आसपास है। एक तो यहाँ पर जिस तरह से शादी की लगन चल रही है और दूसरी तरफ सब्जियों के बढ़ते दाम, आखिर लोग परेशान हैं और दुकानों पर सन्नाटा सब्जियों की पसरा है बाजार में। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर लेंगे दुकानदार से। बताइए, जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हुए, कितनी परेशानी हो रही, कौन कौन सी सब्जी ज्यादा महंगी है? सब्जी में इतनी समय जैसे भिंडी है, सेम है और परवल है, करेला है, ये सब चीजें अभी महंगी है। फिलहाल इस चीज का सीजन है नहीं, तो ये बाहर से चीजें आ रही है, इसलिए ये सब महंगी है। बाकी जो सीजन वाली है, अभी ये बारिश और ये थोड़ा सा लगन उगन की वजह से, शादियों की वजह से थोड़ा महंगी है, उसके बाद ये भी डाउन हो गया। अभी बिक्री पे तो थोड़ा है, मार्केट एकदम सन्नाटा चल रहा है, दुकानदारी है नहीं, इसी वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहाँ कुछ ग्राहक भी सब्जी लेने आप लोग आए हैं, सब्जी कितनी महंगी, कितनी समस्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अरे समस्या का सामना बहुत करना पड़ रहा है, हर चीज का रेट बढ़ा जा रहा है, हम लोगों को जो है बजट से बाहर जा रहा है। अब क्या किया जाए बताइए। जैसे मान लिया डायबिटीज है, शुगर है, शुगर पेशेंट को जो है निनुआ चाहिए, या करेला चाहिए, ये सब जो है हाई लेवल पे जा रहा है। यही सब जो है नहीं मिलेगा तो क्या होगा बताइए। महंगाई तो है ही है। देखिए, महंगाई तो इनका कहना है ही है, मगर सब्जी हम खरीदने आ रहे हैं। जो शुगर पेशेंट है, जो अन्य लोग हैं जिनको हरी सब्जियों की जरूरत है, और हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। फिलहाल देखना होगा ये सब्जियों के दाम कब स्थिर होते हैं, जिससे लोगों की थाली का स्वाद सही हो सके और लोगों तक हरी सब्जियां पहुंच सके। अब जिस तरह से लोगों की परेशानी है और बाजार में सन्नाटा पसरा है, और देखना होगा ये भी कब बहाल होता है और बाजार में रौनक दिखती है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शिवपुरी में हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की अपील की है। माफ करना, ये एसआईआर को लेकर जो हम ये खबर आपको बता रहे हैं, एसआईआर में चित्रकूट प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है और चित्रकूट में 70% काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त 9 दिसंबर को जारी की जाएगी ये ड्राफ्ट लिस्ट। तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम जो है वो बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। ऐसे में चित्रकूट में एसआईआर का काम लगभग 70% कंप्लीट हो चुका है, जो कि प्रदेश के टॉप 5 जनपदों में दूसरे स्थान पर है। और वहीं जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने यह बताया है कि वोटर लिस्ट को क्लीन करने के लिए और पात्रों को जोड़ने के लिए, अपात्रों को हटाने के लिए एसआईआर पर काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। अब तक 70% एसआईआर फॉर्म की बीएलओ द्वारा डिजिटलाइज कर लिया गया है उसको। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर का काम 4 दिसंबर तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। 4 दिसंबर इसकी डेडलाइन रखी गई है। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट की लिस्ट ये जारी होनी है।
लगभग 70% जो है फॉर्म्स हमारे डिजिटाइज हो चुके हैं, यानी कि ऑनलाइन हो चुके हैं। और ये भी बताना चाहूँगा, लगभग 5.5% वोटर्स जो हैं वो हमारे वर्तमान में एब्सेंट या डेड या परमानेंटली शिफ्टेड में आ रहे हैं। तो इनकी जब सूची प्रकाशन जो है, अंतिम सूची 9 तारीख को प्रकाशन होगी ये, और फॉर्म्स को ऑनलाइन करने की जो अंतिम तिथि है वो 4 तारीख है। तो मैं आपके माध्यम से सभी हमारे मतदाताओं से भी अपील करूंगा कि सभी अपना फॉर्म भर के अपने बीएलओ को अभी तत्काल उसको जो है सभी को उपलब्ध करा दें, ताकि आपका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में ड्राफ्ट सूची में भी पब्लिश हो। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शिवपुरी में हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए नजर आए। सहारनपुर में सरस्वती बालिका इंटर कॉलेज पुवारका में पुलिस ने पाठशाला लगाकर एसपी देहात सागर जैन ने स्कूली बच्चों को बालिका सुरक्षा सरकार की महिला कल्याण योजना की जानकारी दी। मथुरा प्रेमिका के पास मैसेज करने को लेकर भिड़े हैं अराजक तत्वों के 2 पक्ष। गाड़ी में भरकर आए थे अराजक तत्वों ने बीच सड़क पर जमकर मारपीट की। प्रेमी पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल। घर से लापता बच्चे को पुलिस ने 8 घंटे में ही दिल्ली के करोल बाग से बरामद कर लिया है। पिता की डांट से नाराज होकर घर से चला गया था बच्चा। पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। इसके बाद बच्चे को बरामद किया गया। तेज रफ्तार बाइक सवार 2 युवक मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक मकान की दीवार से जा टकराए। दीवार से टकराने के बाद बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, दूसरे की हालत नाजुक है। सहारनपुर में पुलिस लाइन स्थित महिला थाने के बाहर उस समय हंगामा हो गया जब घरेलू विवाद की काउंसलिंग के लिए 2 परिवारों के बीच मारपीट हुई है। एसएसपी कार्यालय के पास हुई घटना से अफरा तफरी मच गई। नोएडा फेज 2 में प्रेमी ने देर रात पीजी में घुसकर प्रेमिका को मार दी थी गोली। अस्पताल ले जाते समय युवती ने दम तोड़ दिया था। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। सहारनपुर के गांव बैगी में शादी समारोह में ही आतिशबाजी से एक झोपड़ी में आग लग गई है। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फतेहपुर में दिखा रफ्तार का कहर। बेकाबू स्कूली वैन में बाइक सवार को मारी है टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज। हमीरपुर के मोदहा में युवक ने ई रिक्शा की छत पर बैठकर खतरनाक स्टंट करते हुए डांस का वीडियो बनाया। वीडियो वायरल हुआ। लापरवाही से टला बड़ा हादसा। बदायूं में बच्चों के विवाद से शुरू हुए झगड़े में भाला लगने से घायल 62 साल के बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगरा में चेन फैक्ट्री के ठेकेदार और कारीगर मोबाइल में गुप्त खांचा बनाकर 40 ग्राम चांदी चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मथुरा में मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पीड़ित परिवार पर लाठी डंडे तमंचे से हमला किया गया था। फर्रुखाबाद बस अड्डे पर अज्ञात शातिरों ने यात्री ज्ञानेंद्र सिंह से मारपीट कर मोबाइल भी लूट लिया। 5000 भी लूटे हैं। घायल को रागी ने हॉस्पिटल पहुंचाया। फतेहपुर के हुसैनगंज क्षेत्र में बेकाबू ट्रैक्टर पोल से टकरा गया और पलट गया। हादसे में हरिओम की मौत की खबर। 2 घायल अस्पताल में भर्ती। सहारनपुर में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद की है। मुजफ्फरनगर में गोल्डन पब्लिक स्कूल में स्पर्धा 2025 आयोजित हुई है। नर्सरी से 12वीं तक छात्रों ने खेल और प्रतिभाग में शानदार प्रदर्शन किया। रांची के पर्यटक आगरा होटल से झेली पैसे वापस न मिलने पर वीडियो वायरल किया, शिकायत दी गई। अलीगढ़ के हरदुआगंज में 3 तारीख को गायब हुए, 13 तारीख को कंकाल मिला है और परिजनों ने एसएसपी को शिकायत दी। मुजफ्फरनगर में संविधान दिवस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति कृष्ण पहल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। फतेहपुर में भीग गांव में छत पर काम करते समय अमित विश्वकर्मा हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, उसकी मौत हो गई। स्कूल में एमडीएम राशन की चोरी का खुलासा। स्कूल प्रिंसिपल आशा कार्यकर्ता पर आरोप है। राशन सीज कर लिया गया। मथुरा में राजस्थान रोडवेज बस चालक ने चालान काटने आए ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर से अभद्रता की है। बीच रोड पर जमकर हंगामा। अलीगढ़ के जवाहर नगर कॉलोनी में महिला कांस्टेबल हेमलता संदिग्ध परिस्थिति में मृत मिली है। जांच कर रही है पुलिस। पेलुआ में नाबालिग से हवानियत। पेलुआ पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। महिला संबंधी अपराधों में गंभीरता से नहीं ले रही है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।